हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक का संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, देखेंगे साथ में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो कि आपके पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और इस साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का जो जो चांस है, वो सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल का संबंध किससे है। तो प्यारे दोस्तों, मानव भूगोल का संबंध किससे है? तो ये है मानव एवं पर्यावरण के संबंध से हैं। किससे हैं? मानव एवं पर्यावरण के संबंध से हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मानव एवं पर्यावरण के संबंध से हैं। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन था, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो प्यारे दोस्तों, मानव भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्यारे दोस्तों, ये किसने किया था? तो फ्रेडरिक रेडजेल ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक रेडजेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल का अध्ययन किस पर आधारित है। तो प्यारे दोस्तों, मानव भूगोल का अध्ययन किस पर आधारित है? तो ये है मानव एवं पर्यावरण की पारंपरिक क्रियाएं पर आधारित हैं। किस पर हैं? मानव एवं पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाएं पर आधारित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्यारे दोस्तों, मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीवन और पर्यावरण के संबंधों का विश्लेषण है। क्या है? मानव जीवन और पर्यावरण के संबंधों का विश्लेषण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मानव जीवन और पर्यावरण के बीच संबंधों का विश्लेषण। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल की मुख्य शाखा कौन सी है। तो प्यारे दोस्तों, मानव भूगोल की मुख्य शाखा क्या हो जाएगा? आर्थिक भूगोल भी हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल भी हो जाएगा और सांस्कृतिक भूगोल भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल को किसने मानव पारिस्थितिक कहा। तो किसने कहा मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिक किसने कहा था प्यारे दोस्तों? तो ये कहा था रेडजेल ने कहा था। किसने? रेडजेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडजेल। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल का विकास किस दिशा में हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, मानव भूगोल का विकास किस दिशा में हुआ है? तो ये हुआ है प्राकृतिकवाद दृष्टिकोण से मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर हुआ है। किसके ओर हुआ है? प्राकृतिक दृष्टिकोण से मानव दृष्टिकोण की ओर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मानव भूगोल के पिता रेडजेल को कहा जाता है। किसको? रेडजेल को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रेडजेल। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2024 का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिज्म, जिसको हम संभववाद भी कहते हैं, संभववाद का प्रतिपादन किसने किया। तो प्यारे दोस्तों, संभववाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये विडाल डीला ब्लास ने कहा था। किसने? विडाल डीला ब्लास ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं कि निर्धारणवाद पर्यावरण निर्धारणवाद का अर्थ है। क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित करता है। क्या करता है? पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल का अध्ययन किन दृष्टिकोण से किया जाता है। तो प्यार दोस्तों, मानव भूगोल का अध्ययन किन दृष्टिकोण से किया जाता है? तो ये किया जाता है स्थानिक दृष्टिकोण, कालिक दृष्टिकोण से और क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भी किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य आधार क्या है। तो प्यार दोस्तों, मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों का पारस्परिक संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का पारंपरिक संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि नव निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो प्यार दोस्तों, नव निश्चयवाद सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था
ग्रिफ्थ टेलर ने दिया था। किसने? ग्रिफ्थ टेलर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफ्थ टेलर ने। और कब दिया था प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं कि पर्यावरण निश्चयवाद का अनुसार माना जाता है। क्या बात है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं कि पर्यावरणीय नियतिवाद के अनुसार माना जाता है। क्या माना जाता है? कि पर्यावरण का दास होता है, पर्यावरण का दास होता है मानव। क्या होता है? पर्यावरण का दास होता है मानव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि पृथ्वी मानव की माता है और मानव उसकी संतान है। यह कथन किस विचारधारा का प्रतीक है? तो ये कथन किस विचारधारा का प्रतीक है प्यारे दोस्तों? तो ये नियतिवाद का है। किसका? नियतिवाद का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नियतिवाद। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि संभववाद का अर्थ है। तो दोस्तों संभववाद का अर्थ क्या हो जाएगा? पर्यावरण मानव को अवसर देना। क्या हो जाएगा? पर्यावरण मानव को अवसर देना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि नियतिवाद का प्रमुख समर्थक कौन था। तो प्यारे दोस्तों नियतिवाद का प्रमुख समर्थक कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हंटिंगटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंटिंगटन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल का मूल आधार क्या है। तो दोस्तों मानव भूगोल का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? मूल्य आधार। तो मानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव ही हो जाएगा, मानव भूगोल का मूल्य आधार। देखते क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है। तो मानव भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है स्थानिक, क्षेत्रीय और वैश्विक के आधार पर किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि मानव प्रकृति की उपज है किंतु प्रकृति का स्वामी नहीं। यह विचार किसने दिया? तो प्यार दोस्तों यह कथन किसने दिया था कि मानव प्रकृति का उपज है किंतु प्रकृति का स्वामी नहीं। यह विचार किनका है? तो यह है विडाल डीला ब्लास का ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा विडाल डीला ब्लास। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल का अध्ययन किस पद्धति से हुई है। तो प्यारे दोस्तों मानव भूगोल का अध्ययन किस पद्धति से हुई है? तो ये हुए ऐतिहासिक पद्धति से भी हुआ है, तुलनात्मक पद्धति से भी हुआ है, क्षेत्रीय पद्धति से भी हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है मानव भूगोल में किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों मानव भूगोल में किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या का भी किया जाता है, निवास का भी किया जाता है और संस्कृति का भी किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं कि प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती हैं परंतु मानव अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। यह कथन किसका है? यह किसका कथन है? तो प्यारे दोस्तों यह कथन किसका है कि प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती है परंतु मानव अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है विडाल का है। किसका? विडाल का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा विडाल का, जिसका पूरा नाम अभी हमने आपको ऊपर बताया है, तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? विडाल डीला ब्लास है इसका पूरा नाम, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है परंतु मानव भूगोल मानव की गतिविधियों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है प्यारे दोस्तों? हर्टसोन का है। किसका? हर्टसोन का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हर्टसोन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल में संभववाद किसका प्रतिरोधक है। तो प्यारे दोस्तों मानव भूगोल में संभववाद किसका प्रतिरोधक है? तो ये है नियतिवाद का है। किसका? नियतिवाद का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा नियतिवाद। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल का मुख्य तत्व कौन है। तो दोस्तों मानव भूगोल का मुख्य तत्व कौन है? तो ये हो जाएगा मानव ही हो जाएगा। क्या? मानव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मानव। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है। तो ये नदियों की लंबाई मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है। क्या? नदियों की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है भूगोल को मानव और प्रकृति के संबंध का विज्ञान किसने कहा। तो प्यारे दोस्तों भूगोल को मानव और प्रकृति के संबंध का विज्ञान किसने कहा था। तो ये कहा था रेडजेल ने कहा था। किसने? रेडजेल ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रेडजेल।
आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल का विकास कब हुआ। तो दोस्तों मानव भूगोल का विकास कब हुआ था, तो ये 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों मानव भूगोल का आवश्यक क्यों आवश्यक है, मानव जीवन को समझने के लिए भी है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को जानने के लिए भी है, और विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो प्यार दोस्तों चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 क्या बोल रहा है कि चैप्टर नंबर 2 का नाम है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। आइए इसका हम लोग 30 MCQ देख लेते हैं, और इसी में साथ में हम वो सारे इंपॉर्टेंट भी देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और इम्पॉर्टेंट जो पूछे जाने का चांस भी है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शुरू में ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि भारत की जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। भारत की जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये क्या आता है, जनसंख्याकी कहा जाता है। क्या? जनसंख्याकी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्याकी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो ये हुई थी प्यारे दोस्तों 1872 में हुई थी। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि भारत में नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई। तो प्यार दोस्तों भारत में नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई थी, ये हुई थी 1881 में हुई थी। कब? 1881 में। और ये 2025 का क्वेश्चन लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन था, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहे हैं कि जनसंख्या वितरण का अर्थ है। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों, लोगों का विकास क्षेत्र में फैलाव। क्या हो जाएगा? लोगों का विकास क्षेत्र में फैलाव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लोगों का विकास, लोगों का किसी क्षेत्र में फैलाव। क्या हो जाएगा कि लोगों का किसी क्षेत्र में फैलाव। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो प्यार दोस्तों भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो प्यार दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या की संख्या क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या की संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है। तो दोस्तों भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना हो जाएगा? ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा किसी अवधि में जनसंख्या की कुल वृद्धि। क्या हो जाएगा? किसी अवधि में जनसंख्या की कुल वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि का अर्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी है। क्या है? मृत्यु दर में कमी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु दर में कमी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर को ही प्राकृतिक मृत्यु दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक कब रही। क्या बोल रहे हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक कब रही थी? ये रही थी 1971 से 1981 में रही थी।
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो प्यारे दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो ये थी 121 करोड़ थी। कितनी? 121 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार। कहाँ की जनसंख्या थी? भारत की जनसंख्या थी वो। भारत में जनसंख्या घनत्व बढ़ने का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों, भारत में जनसंख्या घनत्व बढ़ने का प्रमुख कारण है कृषि का विकास भी है, औद्योगिकरण भी है और रोजगार के अवसर भी है। जनसंख्या घनत्व बढ़ने का, हाँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोला है, जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख घटक हैं। तो कौन से हैं प्यारे दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख घटक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि जनसंख्या विस्फोट शब्द का अर्थ है। तो जनसंख्या विस्फोट शब्द का अर्थ है जनसंख्या का अत्यधिक बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या का अत्यधिक बढ़ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर लगभग कितनी है। तो प्यारे दोस्तों, भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर लगभग कितनी है। तो ये हो जाएगा 1.8%। कितना हो जाएगा? 1.8%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों, किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहे हैं कि किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। तो दोस्तों, किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। तो प्यारे दोस्तों, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। तो ये 72% करता है। कितना? 72। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना था। तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना था दोस्तों। तो ये था 31% था। कितना? 31%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31%। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख प्राकृतिक कारक कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख प्राकृतिक कारण कौन सा है। तो ये हो जाएगा जलवायु भी हो जाएगा, मिट्टी भी हो जाएगा, स्थलाकृति भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं कि भारत में जनसंख्या घनत्व बढ़ने वाला भारत में जनसंख्या बढ़ने वाला मुख्य मानव कारण कौन है। तो मुख्य मानव कारण कौन सा? औद्योगिकरण है। क्या है? औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हैं कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र प्रायः हैं कहाँ पे? मैदानी होते हैं। क्या होते हैं? मैदानी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा था। तो ये था 1971 से था 1981। ये सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये है कौन सा? लक्षद्वीप है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं कि भारत की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या में लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये है 17% है। कितना? 17%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं कि भारत की जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी। तो भारत की जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी दोस्तों। तो ये की गई थी 1952 में की गई थी। कब? 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मानव विकास का अर्थ है। क्या होता है प्यारे दोस्तों मानव विकास का अर्थ? कि मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार। यही होता है मानव विकास का अर्थ। क्या होता है? मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी। तो दोस्तों मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी, तो ये डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। किसने, डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी मानव विकास की अवधारणा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि मानव विकास का सूचकांक किन किन 3 तत्वों पर आधारित है। तो प्यारे दोस्तों, मानव विकास का सूचकांक किन 3 तत्वों पर आधारित है। ये है शिक्षा, स्वास्थ्य और आय पर आधारित है। किस पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा, एक सेकंड दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मानव की क्षमताओं का विकास। क्या है, मानव की क्षमताओं का विकास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मानव की क्षमताओं का विकास। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहे हैं, भारत में मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुआ। तो प्यारे दोस्तों, भारत में मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था 1995 में हुआ था। कब हुआ था, 1995 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2025 का ये क्वेश्चन लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन था, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं कि मानव विकास का सर्वोच्च स्तर किस देश में है। तो प्यारे दोस्तों, मानव विकास का सर्वोच्च स्तर किस देश में है, तो ये है नॉर्वे में है। कहाँ पे, नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि मानव विकास सूचकांक की गणना में शिक्षा का माप किसे किसे किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मानव विकास सूचकांक की गणना में शिक्षा का माप किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है साक्षरता दर से किया जाता है। किससे, साक्षरता दर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साक्षरता दर। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला कि भारत का मानव विकास सूचकांक 2023 में लगभग कितना था। और ये भी क्वेश्चन प्यार दोस्तों 2024 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा कि भारत का मानव विकास सूचकांक 2023 में कितना था। तो ये था प्यार दोस्तों 0.650। कितना था, 0.650। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे कि मानव विकास के 4 मॉडल है। कितना है, 4। आय आधारित, कल्याण आधारित, क्षमता आधारित और सामूहिक आधारित। यही है मानव विकास के 4 मॉडल। कौन कौन सा है, फिर एक बार देख लीजिए। आय आधारित है, कल्याण आधारित है, क्षमता आधारित और सामूहिक आधारित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि अमर्त्य सेन ने मानव विकास को किससे जोड़ा। तो अमर्त्य सेन ने मानव विकास को किससे जोड़ा था दोस्तों, तो ये जोड़ा था स्वतंत्रता और विकास से जोड़ा था। किससे, स्वतंत्रता और विकल्प से जोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे कि मानव विकास का निम्नतम स्तर किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मानव विकास का निम्नतम स्तर किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे, अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं कि मानव विकास की दृष्टि से भारत विश्व में लगभग कौन से स्थान पर है। तो प्यारे दोस्तों, मानव विकास की दृष्टि से भारत विश्व में लगभग कौन से स्थान पर है, तो ये 132वें स्थान पर है। कितना, 132वें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2024 का ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला कि जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाता है। तो जीवन प्रत्याशी क्या दर्शाता है प्यारे दोस्तों, तो ये दर्शाता है जन्म के समय व्यक्ति की औसत आयु। क्या बताता है, जन्म के समय व्यक्ति की औसत आयु को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं कि मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है और आय भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
इनमें से सभी। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2022 के बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है आ जाएगा, तो ये आ जाएगा केरल आ जाएगा। क्या सा केरल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। आगे बताइए, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं कि सबसे निम्न मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, सबसे निम्न विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य झारखंड हो जाएगा। कौन सा, झारखंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि मानव विकास की दृष्टि से किन किन देशों का स्तर ऊंचा है। तो प्यारे दोस्तों मानव विकास की दृष्टि से किन देशों का स्तर ऊंचा है, तो ये हैं यूरोपीय देशों का निम्न मानव विकास की दृष्टिकोण से किन देशों का स्तर उच्च है, तो ये है यूरोपीय देशों का है। किसका, यूरोपीय देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप देश। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि मानव विकास का सबसे प्रमुख उपदेश क्या है। तो दोस्तों मानव विकास का सबसे प्रमुख उपदेश क्या है, तो ये है समान अवसर देना। क्या है, समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समान अवसर देना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि भारत का पहला मानव विकास प्रतिवेदन किस संस्था ने तैयार किया। तो दोस्तों भारत का पहला मानव विकास प्रतिवेदन किस संस्था ने तैयार किया था, तो ये क्या था, योजना आयोग ने किया था। किसने, योजना आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं कि मानव विकास की दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे कमज़ोर देश कौन सा है। दोस्तों मानव विकास की दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे कमज़ोर देश है नाइजीरिया। कौन सा, नाइजीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा नाइजर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं कि उच्च मानव विकास सूचकांक सीमा क्या है। तो प्यारे दोस्तों उच्च मानव विकास सूचकांक सीमा है 0.777 से अधिक है। कितना, 0.700 से अधिक है, ऐसे बोलो। ऐसे 0.700 से अधिक है उच्च मानव विकास का सूचकांक सीमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं कि भारत में मानव विकास नीति का आरंभ किस दशक में हुआ था। तो प्यारे दोस्तों भारत में मानव विकास नीति का आरंभ किस दशक में हुआ था, तो ये हुआ था 1980 में हुआ था। कब, 1980 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं कि मानव विकास के मापन के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त सूचकांक कौन सा है। तो मानव विकास के मापन के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त सूचकांक कौन सा है, तो ये है मानव विकास सूचकांक है। कौन सा, मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1990 से हुआ था। कब, 1990 से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 से। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक की गणना में कुल कितने तत्व लिए जाते हैं। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक की गणना में कुल कितने तत्व लिए जाते हैं, तो ये लिए जाते हैं 3 तत्व लिए जाते हैं। कौन सा, 3 तत्व। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सा लिया जाता है वो उसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे हैं कि मानव विकास का मुख्य लक्ष्य है। क्या है दोस्तों मानव विकास का मुख्य लक्ष्य, ये लोगों को अवसर देना। यही है मानव विकास का मुख्य लक्ष्य। क्या है, लोगों को अवसर देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं कि मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष भारत में पहली बार प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष भारत में पहली बार प्रकाशित हुई थी, ये हुई थी 1995 में हुई थी। कब, 1995 में। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2014 का आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे कि मानव विकास में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों मानव विकास में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये हो जाएगा रोजगार प्राप्त करना भी है, सामाजिक जागरूकता भी है और जीवन स्तर सुधारना भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे कि मानव विकास का सबसे अच्छा स्तर, अच्छा प्रतीक क्या है। तो दोस्तों मानव विकास का सबसे अच्छा प्रतीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समान अवसर। क्या हो जाएगा? समान अवसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अब चैप्टर नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि प्राथमिक क्रियाएं। चैप्टर नंबर 4 क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। देखते हैं प्राथमिक क्रियाएं में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्रियाओं का अर्थ है। क्या होता है प्राथमिक क्रियाओं का अर्थ? प्राकृतिक से सीधे प्राकृतिक से सीधे पदार्थ प्राप्त करने वाली क्रियाएं को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कि प्राथमिक क्रियाएं का अर्थ बोला है तो प्राकृतिक से सीधे पदार्थ प्राप्त करने वाली क्रियाएं को हम सब कहते हैं प्राथमिक क्रियाएं। जैसे हो गया कृषि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि प्राथमिक क्रियाएं में कौन सी क्रिया आती है। तो दोस्तों प्राथमिक क्रियाएं में कृषि भी आती है, खनन भी आती है, वनोपजन संग्रहण भी आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे कि प्राथमिक क्रियाएं किस पर आधारित होती है। तो दोस्तों प्राथमिक क्रियाएं किस पर आधारित होती है? ये होता है प्राकृतिक संसाधनों पर। किस पर? प्राकृतिक संसाधनों पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों पर। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्रियाएं नहीं हैं। तो दोस्तों इसमें से कौन सा प्राकृतिक क्रियाएं नहीं है? तो विनिर्माण जो ये प्राथमिक क्रियाएं नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि शिकारी और संग्रह समाज की मुख्य आजीविका क्या होता है। तो दोस्तों शिकारी और संग्रहता समाज की प्रमुख आजीविका क्या होता है। तो ये होता है वनोपजन एवं पशु शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि शिकारी और संग्रहकर्ता समाज मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं घने वनों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, शिकारी और संग्रहकर्ता समाज का प्रमुख उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? तो ये है पिग्मी जनजाति का उदाहरण है। ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पिग्मी जनजाति। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोले कि चरवाही का अर्थ है। चरवाही का दोस्तों क्या अर्थ होता है? तो चरवाही का अर्थ होता है कि पशुओं का पालन पोषण करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पशुओं का पालन पोषण करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे कि स्थानांतरण कृषि को और क्या कहते हैं। तो स्थानांतरण कृषि को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? तो झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। किससे? झूमिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोले, झूम खेती भारत में किन क्षेत्रों में की जाती है। तो प्यारे दोस्तों झूम की खेती भारत में किस क्षेत्रों में की जाती है? तो ये किया जाता है पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है। कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा पूर्वोत्तर भारत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे कि झूम खेती को असम में क्या कहा जाता है। तो झूम की खेती को असम में झूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा झूम ही कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोले कि अस्थायी कृषि का अर्थ है। तो दोस्तों अस्थायी कृषि का अर्थ क्या हो जाएगा कि एक ही स्थान पर नियमित खेती करना। यही है अस्थायी कृषि का अर्थ। क्या है? एक ही स्थान पर नियमित खेती करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे कि मिश्रित खेती में क्या किया जाता है। तो मिश्रित खेती में क्या किया जाता है दोस्तों? तो फसल और पशुपालन दोनों किया जाता है मिश्रित खेती में। और ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपका आया हुआ था, इसीलिए आप इसको याद रख लीजिए कि मिश्रित खेती में क्या क्या आता है। फसल और पशुपालन दोनों आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे कि विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चीन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं कि भारत में प्रमुख मछली पकड़ने का क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में प्रमुख मछली पकड़ने का क्षेत्र कौन सा है प्यारे दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोनों। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी भी है और अरब सागर भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला कि खनन को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो खनन को प्यारे दोस्तों प्राथमिक क्रिया में रखा जाता है। किसमें? प्राथमिक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे कि वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य है। तो वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा कि बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन। कैसा हो जाएगा? बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे कि बागान कृषि का उदाहरण। तो बागान कृषि का उदाहरण क्या हो जाएगा? चाय, कॉफी, रबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन पूछा जाता, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोले कि भूमध्य सागरीय कृषि का मुख्य उत्पादक क्या है। तो भूमध्य सागरीय कृषि का मुख्य उत्पादक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा अंगूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अंगूर। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे कि विश्व में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ है। तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ है? तो ये है अमेरिका में है। कहाँ पे? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोले कि चरवाहों के साथ पशुओं को घुमाने की प्रथा क्या कहलाती है। तो दोस्तों चरवाहों के साथ पशुओं को घुमाने की प्रथा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्थानांतरीकरण, सॉरी स्थानांतरित और चरवाही क्या कहलाता है? स्थानांतरित चरवाही कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि स्थानांतरित कृषि का प्रमुख कारण क्या है। तो स्थानांतरित कृषि का प्रमुख कारण हो जाएगा भूमि की उर्वरता घट जाना। क्या हो जाएगा? भूमि की उर्वरता घट जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमि की उर्वरता घट जाना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे कि भारत में बागान कृषि किस फसल पर आधारित हैं। तो भारत में बागान कृषि किस फसल पर आधारित हैं प्यारे दोस्तों? ये चाय पर आधारित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा चाय। तो चाय की खेती कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वाणिज्यिक पशुपालन आधारित कहाँ किया जाता है। तो वाणिज्यिक पशुपालन अधिकतर कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाता है। वाणिज्यिक पशुपालन आधारित कहाँ किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे कि झूम खेती पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्यों। तो झूम की खेती पर्यावरण के लिए हानिकारक है प्यारे दोस्तों, क्यों हानिकारक है? यह भूमि की उर्वरता घटा देती है, जंगलों की कटाई होती है और मृदा अपरदन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे कि विश्व में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस देश में है। तो विश्व में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस देश में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अमेरिका में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोले कि बागान कृषि में कौन सी फसलें प्रमुख होती हैं। तो बागान कृषि में कौन सी फसलें प्रमुख होती है प्यारे दोस्तों? तो ये होती हैं चाय, कॉफ़ी, रबड़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा चाय, कॉफ़ी और रबड़। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे कि भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख क्षेत्र है। तो भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? कि दक्षिणी यूरोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी यूरोप। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोले कि प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग कहाँ होता है? तो ये द्वितीय क्रियाएं में होती है। कहाँ पे? द्वितीय क्रियाएं में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय क्रियाएं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोले कि प्राथमिक क्रियाओं का प्रमुख महत्व क्या है। तो प्यारे दोस्तों प्राथमिक क्रियाएं का प्रमुख महत्व क्या है? यह मानव जीवन की मूल्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। क्या करती हैं? यह मानव जीवन की मूल्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मानव जीवन की मूल्य आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। तो चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया प्यारे दोस्तों, प्राथमिक क्रियाएं। अब देख लेते हैं द्वितीय क्रियाएं, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5। देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि द्वितीय क्रियाएं का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों द्वितीय क्रियाएं का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलना। क्या हो जाएगा? कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलना। अगर प्यारे दोस्तों आपको प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाएं में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे जिससे दोनों कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहती है और द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदलना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे कि उद्योग किस श्रेणी में आते हैं।
तो उद्योग प्यारे दोस्तों ये आते द्वितीयक क्रियाएं में आता है। कैसे? द्वितीयक क्रियाएं में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन से होते हैं? तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग भारी उद्योग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भारी उद्योग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? ये जमशेदपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जमशेदपुर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे कि द्वितीय क्रियाएं का प्रमुख आधार क्या है? तो दोस्तों द्वितीय क्रियाएं का प्रमुख आधार क्या हो जाएगा? औद्योगिक तकनीकी यही हो जाएगा। और द्वितीय क्रियाएं का प्रमुख आधार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए क्या बोल रहे कि औद्योगिकरण का अर्थ है? तो दोस्तों औद्योगिकरण का अर्थ हो जाएगा उद्योगों की स्थापना और विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योगों का स्थापना और विकास। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहे कि कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है दोस्तों? तो ये हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। कैसा? कृषि आधारित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि आधारित। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे कि खनिज तेल शोधन उद्योग कहाँ स्थित है? तो खनिज तेल शोधन कहाँ पे उपस्थित है प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगा बंदरगाहों के पास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे कि कौन सा उद्योग मूलभूत उद्योग कहलाता है? तो दोस्तों कौन सा उद्योग मूलभूत उद्योग कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे कि इस्पात उद्योग के विश्व का एक सेकेंड दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या बोल रहे कि इस्पात उद्योग के विश्व का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है कोयले और लौह अयस्क की उपलब्धता। कोयले और लौह अयस्क की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे कि द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत कौन सी क्रिया आती है? तो ये आती है निर्माण आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्माण। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? एक सेकेंड रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि उद्योगों की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों उद्योगों की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या हो जाएगा? कच्चा माल और ऊर्जा हो जाएगा उद्योगों की सबसे बड़ी आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा कच्चा माल और ऊर्जा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि जनसंख्या का औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्रित होना क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का औद्योगिक के क्षेत्रों में केंद्रित होना क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है नगरीकरण कहलाता है। क्या? नगरीयकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नगरीयकरण। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे कि सॉफ्टवेयर उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो सॉफ्टवेयर उद्योग प्यारे दोस्तों तो ये चतुर्थक उद्योग है। कौन सा उद्योग है? सॉफ्टवेयर चतुर्थक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रही कि वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र भारत में है कहाँ पर? और ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा था, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा कि वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र भारत में कहाँ पर है? तो ये है अहमदाबाद में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा अहमदाबाद। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों? तो ये होती है प्रदूषण होता है। कैसे? प्रदूषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला कि द्वितीय क्रियाओं में किसका विशेष योगदान होता है? तो द्वितीय क्रियाएं में किसका विशेष ध्यान होता है प्यारे दोस्तों? तो ये होते हैं तकनीकी ज्ञान का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा तकनीकी ज्ञान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोले कि कोयला आधारित उद्योग अधिकतम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयला आधारित उद्योग प्यारे दोस्तों अधिकतम पाए जाते हैं खनिज क्षेत्रों के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा खनिज क्षेत्रों के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई थी?
तो प्यारे दोस्तों भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत 1951 में हुई थी। कब? 1951 में। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला कि भारत की प्रथम पंचायती योजना में किस प्रकार जोर दिया गया? तो भारत की प्रथम पंचायती योजना में किस प्रकार जोर दिया गया? तो ये दिया गया था कृषि पर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि पर। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि उद्योगों के विकास से क्या होता है? तो उद्योगों के विकास से क्या होता है कि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, गरीबी घटती है, नगरीकरण बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं कि द्वितीय क्रियाओं से कौन सा क्षेत्र विकसित होता है? तो द्वितीय क्रियाओं से कौन सा क्षेत्र विकसित होता है दोस्तों? तो ये होता है शहरी होता है। कौन सा? शहरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा शहरी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोले कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति पर सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोले कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में हुई थी। कौन सी सदी में? 18वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं सदी। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम, एक सेकंड दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम इस्पात संयंत्र किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम इस्पात संयंत्र किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना था? तो प्यारे दोस्तों जर्मनी की सहायता से बना था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। और ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे कि औद्योगिक प्रदूषण से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो औद्योगिक प्रदूषण से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों? तो ये होती है स्वास्थ्य की हानि भी होते हैं, भूमि प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि द्वितीय क्रियाएं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों द्वितीय क्रियाएं का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? वस्तुओं का विनिर्माण। क्या हो जाएगा? वस्तुओं का विनिर्माण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं का विनिर्माण। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 से लेकर हमने चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें हमने बताया आपको सारे चैप्टर वाइज कवर कराए। उसके बाद हमने बताया आपको कौन कौन सा पूछा गया था पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में और इस साल के बोर्ड एग्जाम में कौन सा पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। उस सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा दिए हैं प्यारे दोस्तों। अगर प्यारे दोस्तों इसी तरह से अगर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का अगर चैप्टर वाइज चाहिए वो भी अलग अलग, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। मिलते इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।